हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नितिन वर्मा और आज हम पढ़ेंगे सेंसरी फोटोबायोलॉजी। और सेंसरी फोटोबायोलॉजी में टॉपिक रहेगा आज का क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है? ये क्रिप्टोक्रोम का इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कि क्रिप्टोक्रोम क्या होता है। ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला होता है और ये फोटो रिसेप्टर होता है। ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला फोटो रिसेप्टर होता है। तो ब्लू लाइट को रिसीव करेगा इसलिए रिसेप्टर हो गया। और ब्लू लाइट को रिसीव कर रहा है इसलिए फ़ोटो सब लगेगा, इसमें फ़ोटो रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो अब क्लास कौन सी होती है? इसकी क्लास होती है फ्लैवोप्रोटीन। फ्लैवोप्रोटीन इसकी क्लास होती है, इसमें फ्लेविन पाया जाता है या एफएडी पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये फ्लैवोप्रोटीन क्लास का होता है। क्रिप्टोक्रोम में दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन भाग, जो कि प्रोटीन वाली जो क्रियाएं हैं वो सब करता है, जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन सबको बनाता है। प्रोटीन वाला भाग होता है। और दूसरा भाग होता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्रोमोफोर। और बाकी सब जो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है वो सब प्रोटीन वाला भाग करता है। क्रोमोफोर में क्रोमोफोर में फ्लेविन दो भाग होते हैं, फ्लेविन और टेरिन। फ्लेविन और टेरिन से मिलकर बनता है क्रोमोफोर। फ्लेविन जो होता है वो एफएडी या एफएमएन होता है। ठीक है, तो ये फ्लेविन जो होता है, जो फ्लेविन जो होता है वो एफएडी और एफएमएन से मिलकर बनता है, या एफएमएन होगा या एफएडी होगा। और क्रोमोफोर का काम क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करना। और प्रोटीन का काम हो गया बाकी सारा जो भी प्रोटीन का काम हो गया स्ट्रक्चर को बनाना। ठीक है, ये कैसा होता है? क्रोमोफोर इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फोटोलाइसिस। फोटोलाइस से स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होता है, समान होता है, क्योंकि इसमें भी फ्लेविन और MTHF होता है, क्रोमोफोर में भी और फोटोलाइस में भी, दोनों में MTHS फ्लेविन तथा MTHS दोनों पाए जाते हैं। दोनों के अंदर फोटोलाइज में भी पाए जाते हैं फ्लेविन और MTHS, और क्रोमोफोर में भी पाया जाता है फ्लोवेप्रोटीन और MTHS। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर तो ये समान होते हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। क्रोमोफोर का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, जबकि फोटोलाइज का काम होता है DNA में बनने वाले प्रिमिटिन डाइमर म्यूटेशन का रिपेयरिंग करना। तो ये क्या काम करता है? रिपेयर ऑफ प्रिमिटिन डाइमर म्यूटेशन इन DNA। क्या काम करता है ये? यहाँ लिख देते हैं, रिपेयर ऑफ प्रिमिडिन डाइमर म्यूटेशन इन DNA। ठीक है, तो DNA में प्रिमिडिन डाइमर म्यूटेशन होता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है फोटोलाइज। इसलिए दोनों के फंक्शन क्या कैसे जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें डिस्कवरी। अब इसकी डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी जो है इसकी वो एरोबिडोप्सिस प्लांट में की गई थी। सबसे पहले की गई थी कहाँ पर? एरोबिडोप्सिस प्लांट में। इसके अंदर HY4 जीन पाया जाता है। HY4 जीन जो होता है हाइपोकोटाइल एलोंगेशन करता है, अर्थात प्लांट की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? HY4 म्यूटेंट होता है। ये HY4 म्यूटेंट क्या काम करता है? हाइट को बढ़ने नहीं देता, प्लांट की हाइट कम रह जाती है। HY4 का जो आजकल जो नाम दिया जाता है, नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया है साइटोक्रोम 1 या क्राई 1, इसका नाम रख दिया गया है। तो आजकल हम जो पढ़ते हैं वो क्राई 1 पढ़ते हैं, या साइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम 1 या क्राई 1 पढ़ते हैं। इट इज़ डाइमेरिक प्रोटीन। क्रिप्टोक्रोम क्या है? डाइमेरिक प्रोटीन है। क्रिप्टोक्रोम एक डाइमेरिक प्रोटीन है। और क्राई इसलिए इसमें, और इस क्राई में क्या होता है? दो डोमेन होते हैं, 2 डोमेन होते हैं इसमें। एक पहला एक डोमेन होता है N टर्मिनल पर और दूसरा डोमेन होता है C टर्मिनल पर। एक होता है N टर्मिनल पर और दूसरा होता है C टर्मिनल पर। क्योंकि प्रोटीन है तो इसमें 2 टर्मिनल तो होंगे ही।
एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पर जो डोमेन होता है उसे फोटो सेंसरी डोमेन कहते हैं, या फिर इसे PHR डोमेन कहते हैं। PHR का फुल फॉर्म है फोटोलाइज होमोलॉगस रीजन डोमेन। और PHR डोमेन जो है वो फ्लेविन और टेरिन से मिलकर बना होता है। फ्लेविन और टेरिन से मिलता है। फ्लेविन में FAD होता है और टेरिन में MTHF होता है। MTHF का पूरा नाम है टेरिन 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या नाम होता है इसका? टेरिन 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। और सी टर्मिनल जो होता है, सी टर्मिनल को इंटरेक्ट विद E3 यूबिक्विन लाइगेज। तो ये E3 यूबिक्विन लाइगेज से इंटरेक्ट करता है। और सी टर्मिनल पर पाया जाता है CCT क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन। क्या होता है? क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल डोमेन होता है सी टर्मिनल पर। इसका डायग्राम जो है वो इस प्रकार का है। चित्र डायग्राम स्ट्रक्चर एन टर्मिनल होता है, एक तरफ सी टर्मिनल होता है और एन टर्मिनल की तरफ PHR डोमेन होता है जो फोटोलाइज, जिसे हम कह सकते हैं फोटोलाइज के समान होता है। MTHF होता है, FAD होता है और CCT होता है। एन टर्मिनल जो है ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। जबकि ये डायमर होता है, तो डायमर का मतलब क्या है? ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इसके साथ नीचे की तरफ होगा, एक और होगा, दो दो लगे होंगे साथ में। एक तो ये हो गया एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एक और होगा एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। इस प्रकार ये डायमर के रूप में होता है। ठीक है। एन टर्मिनल का काम होता है कि ये क्रोमोफोर से लगा लगा रहता है, अटैच रहता है, रिलेटेड रहता है। तो ये रिलेटेड होता है किससे? रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर से रिलेटेड होता है। जबकि सी टर्मिनल जो होता है वो सी टर्मिनल कन्फर्मेशनल चेंज ड्यू टू एब्जॉर्ब लाइट, एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होता है। तो यहाँ क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज होगा लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण। कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं इसमें ड्यू टू लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू लाइट, ड्यू टू एब्जॉर्ब लाइट, एब्जॉर्ब लाइट, ड्यू टू एब्जॉर्ब लाइट। सी यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने पर कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं CCT वाले पोर्शन पर, सी टर्मिनल पर। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एरोप्टोसिस में जो तीन प्रकार के जीन होते हैं। एरोप्टोसिस में 3 प्रकार के जीन खोजे गए थे, क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3। क्राई 1 में क्या होता है कि स्टेबल ब्लू लाइट, ये लाइट के प्रति स्टेबल होता है। जबकि क्राई 2 जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, अनस्टेबल होता है। और क्राई 3 जो होता है ये में भी फोटोलाइज एक्टिविटी, इसके पास फोटोलाइज एक्टिविटी हो सकती है ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका कोई कार्य फंक्शन इसका अभी तक नोन नहीं है। क्राई 1 और क्राई 2 जो है ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जबकि क्राई 3 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसका कोई काम अभी तक फंक्शन नोन नहीं है। क्राई 1 और क्राई 2 सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। जबकि क्राई 3 जो है वो उसका फंक्शन नोन नहीं है और स्ट्रक्चर में भी ये डिफरेंट होते हैं। और इनमें CCT डोमेन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। CCT डोमेन एब्सेंट रहता है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में देख लीजिए, सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन का ये सप्रेशन करता है। अर्थात इनहिबिशन और द मोर इलोंगेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का बहुत अधिक इलोंगेशन नहीं होता है, बहुत अधिक इलोंगेशन को ये रोकता है। प्रमोशन ऑफ कोटाइलेडन एक्सपेंशन, कोटाइलेडन के एक्सपेंशन को ये प्रमोट करता है। मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन
मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन का काम करता है। हेल्प इन एंथोसाइनिन प्रोडक्शन, एंथोसाइनिन जो कि कलर पिगमेंट है, इसको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा सर्केडियन क्लॉक रेगुलेशन का में हेल्प करता है। और लास्ट है स्टिमुलेशन ऑफ द लीफ एक्सपेंशन, लीफ को एक्सपेंशन करने में, लीफ का एक्सपेंशन, लीफ को चौड़ा करने में, चौड़ाई बढ़ाने में ये स्टिमुलेट करता है। इसके बाद इसका यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन। ये क्या बनाया है, ये बनाया है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये बाहर की तरफ हो गया साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ ब्लू लाइट, अगर एक तरफ मान के चलते हैं कि एक तरफ ब्लू लाइट नहीं आ रही है, मान लीजिए अगर ब्लू लाइट नहीं आ रही तो इस केस में क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर कि स्पा वन, ये होता है प्रोटीन होती है स्पा वन और कॉप COP वन, कॉप वन। तो स्पा वन और कॉप वन ये दो प्रोटीन होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, और ये दोनों इकट्ठी होकर Hy5 जो प्रोटीन है। अच्छा, Hy5 कहाँ होता है, ये नहीं बताया अभी, ठीक है कोई बात नहीं। Hy5 क्या होता है कि एक ऐसा प्रोटीन है जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्पा वन और कॉप वन जो है ये इन पर पाया जाता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज पाया जाता है। जब ये Hy5 को पकड़ लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, तब ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज को इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको अटैच कर देते हैं, जिसके कारण ये Hy5 इनके पास से नहीं जाता और फ्री नहीं हो पाता, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। ऐसे समय पर क्या होता है प्रोटियोसोम, एक प्रोटियोसोम एंजाइम सब्सटेंस मॉलिक्यूल होता है। प्रोटियोसोम क्या काम करता है, इस Hy5 को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। अब ये डिग्रेड कर देता है, लाइट की एब्सेंस में हो रहा है ये सब काम, लाइट नहीं पड़ती है, इसलिए क्राई1 जो है वो इनएक्टिवेट होता है। लाइट ना होने पर क्राई1 इनएक्टिवेट होता है, और ये सारी प्रोसेस होती है, स्पा1 और कॉप1 मिलकर Hy5 को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, और प्रोटियोसोम इसको डिग्रेड कर देता है Hy5 को। अगर यदि लाइट आ जाए, लाइट की प्रेजेंस हो जाए, ब्लू लाइट आ जाए, तो ब्लू लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि क्राई1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और क्राई1 का जो C टर्मिनल है, CCT जो है, उस साइड में फास्फोराइलेशन होता है, फास्फेट जुड़ जाता है। फास्फेट के जुड़ने से ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने से ये SPA1 स्पा1 और COP1 इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। जब ये स्पा1 और कॉप1 को अपने साथ अटैच कर लेता है, तब Hy5 फ्री हो जाता है। Hy5 कैसे हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और एक्टिव रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये क्या काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा मॉलिक्यूल्स की, उन सभी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसक्रिप्शन करेगा जिनकी हेल्प से फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती है, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करेगा Hy5, ठीक है। तो लाइट की एब्सेंस में और लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों क्रियाएं होती हैं। यदि ऐसा हो जाए कि CCT ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, CCT का C टर्मिनल पर CCT का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, तब इसे हम कहेंगे CCT ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेशन कहेंगे। और ना तो इस पर डार्क का लाइट, और ना ही इस पर लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डार्क का ना लाइट का। ये ओवर एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये इसका फास्फोराइलेशन हो गया है, फास्फेट से जुड़ गया है, अब ये फास्फेट इससे हटेगा नहीं, और जब इससे फास्फेट हटेगा नहीं तो CCT वाला जो पोर्शन है क्राई1 का, ये एक्टिव रहेगा, और ये स्पा1 को और कॉप1 को अपने साथ जोड़े रखेगा, और इसके जोड़ने से Hy5 फ्री रहेगा, और फ्री रहने से ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया करता रहेगा। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि यह लंबाई में पौधे को बढ़ाता रहेगा, और पौधे की लंबाई अनएक्सपेक्टेडली बढ़ती चली जाएगी।
यहाँ पर स्पा वन और कॉप वन शब्द आए हैं। तो स्पा वन का जो पूरा नाम होता है, स्पा वन का फुल नेम होता है सप्रेसर ऑफ PHYA। और कॉप वन का फुल नेम होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली फोटोमॉर्फोजेनेसिस फोटोमॉर्फोजेनिक वन, ये इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होती है इनकी। ठीक है। और फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अधिक इलॉन्गेशन को रोकता है, कोटाइलिन का एक्सपेंशन करता है, मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन करता है, एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन करता है। एंथोसाइनिन प्रोडक्शन के साथ ये ध्यान आया कि मैं आपको कुछ ग्राफ बता देता हूँ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं जो कि ये तैयार करने ज़रूरी है, समझने ज़रूरी है। देखिए, यदि अगर क्या होता है कि हम ग्राफ बनाते हैं हाइपोकोटाइल लेंथ, मतलब पौधे की लेंथ पे, और क्राइवन जीन के बीच में, तो कैसे बनेगा? देखिए, इस तरह से बनेगा। एक तरफ हमें बाई एक्सिस पर लिखना पड़ेगा हाइपोकोटाइल लेंथ। हाइपोकोटाइल लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इधर की तरफ क्या हम मान चल रहे हैं, यहाँ पे क्राइवन का क्या रोल है? क्राइवल म्यूटेंट का क्या, म्यूटेटेड का क्या रोल है? वाइल्ड लाइफ टाइप अगर है प्लांट की तो उसका क्या रोल होगा? और क्राइवन अगर ओवर एक्सप्रेस्ड है तब इसका क्या अंतर पड़ेगा? अगर म्यूटेटेड है, क्राइवन म्यूटेटेड है, तब क्या होगा? तब पौधे की लंबाई या हाइपोकोटाइल की लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी और अधिक बढ़ेगी। वाइल्ड लाइफ तो नॉर्मल है, तो इसलिए इसकी तो नॉर्मल ही रहेगी। तो म्यूटेटेड होगा तो क्या होगा? ज़्यादा बढ़ जाएगी, वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ओवर एक्सप्रेस्ड है क्राइवन, तो इसकी जो हाइपोकोटाइल की लंबाई है वो कम रह जाएगी। क्योंकि क्राइवन क्या करता है, अगर म्यूटेटेड हो गया तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, लंबाई बढ़ती चली जाएगी। और अगर ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया, अगर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड है, तो इसकी ज़्यादा लंबाई, मोर लेंथ को रोकेगा। और ओवर एक्सप्रेस्ड होगा तो ज़्यादा रोक देगा, मतलब लंबाई बहुत कम रह जाएगी। ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि इनोवेशन, अगर हम इसमें देखें एंथोसाइनिन प्रोडक्शन को अगर देखें इसी डायग्राम में, तो क्या होगा? ब्लू रे से ले लेते हैं, ब्लू से हम लिख दें एंथोसाइनिन प्रोडक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? क्राइवन म्यूटेटेड जो जीन है, ये एंथोसियानिन को बनने नहीं देगा। ठीक है। तो ये हो गया एंथोसियानिन। म्यूटेटेड क्राइवन एंथोसियानिन के प्रोडक्शन को रोक देगा। नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहेगा, तो इसका तो ये रहा, नॉर्मल ही रहेगा एंथोसियानिन का। लेकिन अगर क्राइवन ओवर एक्सप्रेस्ड है तब क्या होगा? ज़्यादा एक्सप्रेस होने के कारण ये क्या काम करता है? एंथोसियानिन बनाता है। एंथोसियानिन बनाएगा तो ये ज़्यादा बनाएगा, ये एंथोसियानिन को ज़्यादा बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम क्या देखते हैं कि हाइपोकोटाइल लेंथ जो है क्राइवन ओवर एक्सप्रेस्ड में कम हो जाएगी, लेकिन एंथोसियानिन ज़्यादा बनेगा। जबकि क्राइवन म्यूटेटेड में एंथोसियानिन कम बनेगा और इसकी लंबाई बहुत अधिक होगी। इनहिबिशन इफ़ेक्ट देखें अगर हम हाइपोकोटाइल लेंथ का इनहिबिशन इफ़ेक्ट,
तो इनहिबिशन इफेक्ट और एंथोसियानिन इफेक्ट, एंथोसियानिन प्रोडक्शन दोनों एक जैसे होती हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। दूसरे डायग्राम में यहाँ पर लिखते हैं इनहिबिशन है। अब हम इसका इनहिबिशन देखते हैं। इनहिबिशन इफेक्ट इफेक्ट्स ऑफ हाइपोकोटाइल लेंथ। हाइपोकोटाइल लेंथ का इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो हाइपोकोटाइल लेंथ है तो इनहिबिशन का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस क्राइबर म्यूटेटेड में तो थोड़ा ही रहेगा इनहिबिशन, और वाइल्ड लाइफ में नॉर्मल रहेगा इनहिबिशन, और ओवर एक्सप्रेस में बहुत अधिक इनहिबिशन रहेगा। इनहिबिशन ज़्यादा रहेगा इसीलिए इसकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी, या इनहिबिशन कम रहेगा तो इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो बस यही होता है इसमें कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्राइबन इनहिबिट हाइपोकोटाइल लेंथ एंड स्टिमुलेट एंथोसियानिन प्रोडक्शन। एंथोसियानिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और हाइपोकोटाइल लेंथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक फंक्शन और है फ्लावर का। फ्लावर में देखिए कि फ्लावरिंग में भी इसका हेल्प करता है। किस प्रकार हेल्प करेगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लावरिंग में भी इस हेल्प करता है। फ्लावरिंग में कैसे हेल्प करता है कि इसमें एक फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, क्राई इंटरेक्टिंग BHLH1। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, फ्लावरिंग के लिए होता है, फ्लावर करने के लिए होता है। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CIB1 कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और जीन को ट्रांसक्राइब करता है, जीन को ट्रांसक्राइब करता है, और जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में देखिए क्या होगा, इन न्यूक्लियस कैसे फंक्शन करता है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्राई2 जो है ये लगा रहता है CIB1 से ये अटैच रहता है, न्यूक्लियस के अंदर इससे अटैच हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैच हो जाता है। और ये बाइंड करता है प्रोमोटर से। कहाँ बाइंड करेगा, ये प्रोमोटर पर बाइंड करेगा। ये है प्रोमोटर से जाकर ये बाइंड कर जाता है। किसके प्रोमोटर पे जाकर बाइंड करेगा, ये FT के। FT क्या चीज़ है, FT क्या चीज़ है, फ्लावर लोकस टी है, फ्लावर लोकस टी, फ्लावर लोकस टी है। और ये काम करता है, इसका काम होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, FT या फ्लावर लोकस टी या FT फ्लावरिंग के लिए लोकस वो होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब FT के प्रोमोटर पर जाकर ये बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ जाकर बाइंड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा, mRNA से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से बनेगी प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रोटीन का क्या होगा, ये प्रोटीन कहाँ बनेगी, पत्तियों में। ये पत्तियों में बनेगी। पत्तियों में बनने के बाद ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये हो जाएगी शूट के एपेक्स पर, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, माइग्रेट टू
माइग्रेट टू एपिकल मेरिस्टम, माइग्रेट टू एपिकल मेरिस्टम ऑफ शूट, माइग्रेट टू एपिकल मेरिस्टम ऑफ शूट। अब वहाँ क्या होगा कि जीन ट्रांसक्राइब होगा, अब वहाँ जाकर जीन्स का ट्रांसक्राइब होगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एपिकल मेरिस्टम में जाकर होगा। अब वहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका तो फिर फ्लावर मेरिस्टम बनेगा, और फ्लावर मेरिस्टम क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है CIV1, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। CIV1 क्राई2 के साथ अटैच होकर FT के प्रोमोटर पर जाकर बाइंड करता है, और इसके बाइंड होते ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, mRNA बनता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, प्रोटीन बनती है पत्ती के अंदर। पत्तियों में लीड प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन चली जाती है शूट के एपेक्स पर, एपिकल मेरिस्टम में चली जाती है। वहाँ जाके जीन का ट्रांसक्राइब करते हैं और फ्लावर मेरिस्टम बनाते हैं। फ्लावर मेरिस्टम से फ्लावर का निर्माण होता है। इस कारण इस तरीके से ये फ्लावरिंग में भी हेल्प करती है। तो आज हमने ये पढ़ लिया क्रिप्टोक्रोम। तो ये क्रिप्टोक्रोम में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, किसी तरह की कोई आवश्यकता हो तो मेरे फ़ोन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।